नमस्ते, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग बाबू 10th क्लास का मॉडल सेट का सोल्यूशन देखने वाले है ना। मैथ सब्जेक्ट का मॉडल सेट का सोल्यूशन देखने वाले हैं। सारा क्वेश्चन को बाबू हम लोग बेहतरीन ढंग से सीखेंगे, पूरा एक्सप्लेनेशन के साथ सीखेंगे और ये भी देखेंगे कि किस चैप्टर से कैसा क्वेश्चन पूछा है, किस चैप्टर से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा है, किस तरह का क्वेश्चन ज्यादा आने की संभावना है। साथ ही हम लोग ये भी देखने वाले हैं कि किस चैप्टर से ना के बराबर क्वेश्चन पूछा है, किस चैप्टर को पढ़ने से कोई भी नुकसान नहीं होने वाला है। तो चलो हम लोग शुरू करते हैं बाबू। बेहतरीन ढंग से हम लोग पढ़ेंगे, सीखने का कोशिश करेंगे और आप लोग से उम्मीद है, भरोसा है ना। आप लोग से अनुरोध भी है कि जरूर वीडियो को पूरा देखना, बार बार देखना, समझने का कोशिश करना और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। पूरा एकदम इस चैनल पर आपको 9 क्लास 10 क्लास 11 क्लास 12 क्लास सारा क्लास का मैथ का वीडियो मिलने वाला है, तहलका मचाने वाले। चलिए शुरू करते हैं बाबू। सबसे पहले हम लोग बाबू ये जानेंगे कि मैथ में कितना नंबर का क्वेश्चन पूछता है। बताओ सुमित, मैथ में कितना नंबर का क्वेश्चन पूछता है? 80 नंबर का क्वेश्चन पूछता है। 20 नंबर प्रैक्टिकल मिलता है ना, 20 नंबर का प्रैक्टिकल होता है जो स्कूल में होता है बाबू। मैथ में आपका 4 सेक्शन में क्वेश्चन रहेगा, 4 सेक्शन। सेक्शन ए में 30 क्वेश्चन रहेगा और ये 30 ऑब्जेक्टिव रहेगा, यानी 1 नंबर का रहेगा, 1 नंबर का। बात समझना है, बढ़िया से समझना है। सेक्शन ए में 30 क्वेश्चन रहेगा बाबू, सेक्शन ए में 30 क्वेश्चन रहेगा बाबू, सेक्शन ए में 30 क्वेश्चन रहेगा, 30 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव रहेगा और सब बनाना है। कहा जाता है ना दोस्त कि अगर एग्जाम में पूरा का पूरा नंबर लाना हो तो ऑब्जेक्टिव कभी भी गलत नहीं करना, किसी भी हालत में। अगर आपको एग्जाम में पूरा का पूरा नंबर लाना चाहते हो, है ना, 100 में 100 या 90 प्लस, तो ऑब्जेक्टिव किसी भी हालत में गलत नहीं करना, आराम से आ सकता है। इसलिए ऑब्जेक्टिव छोड़ना नहीं, सारा क्वेश्चन बनाना है, बेहतरीन ढंग से कॉन्सेप्ट को समझना है। अगर सारा चैप्टर का छोटा छोटा बात, छोटा छोटा कॉन्सेप्ट अगर आप समझ गए, ऑब्जेक्टिव कभी भी नहीं छूटेगा, ये मेरा भरोसा है बाबू। आ जाइए सेक्शन बी में, टोटल 8 क्वेश्चन पूछता है बाबू। आपको बनाना है मात्र 6 गो ही, और सब क्वेश्चन कितना नंबर का होता है दोस्त? 2-2 नंबर का। 8 क्वेश्चन में 6 ही क्वेश्चन बनाना है बाबू, 2 क्वेश्चन आपको छोड़ देना है। समझ रहे हो? सेक्शन बी में 31 से 38 तक आपका क्वेश्चन रहेगा, सारा क्वेश्चन 2-2 नंबर का रहेगा। 8 वो क्वेश्चन में 6 को बनाना, 2 क्वेश्चन नहीं बनाना। तो हम लोग ये सीखेंगे कि कौन 2 क्वेश्चन को छोड़ देना चाहिए, और अगर वो 2 क्वेश्चन हम लोग छोड़ देंगे तो उस चैप्टर को भी अगर थोड़ा बहुत अगर इग्नोर कर दे, ज्यादा मेहनत नहीं करें तो भी कोई नुकसान नहीं। समझ रहे हो क्या बोल रहे हैं? समझना है, स्मार्ट दिमाग रखना, मेहनत कम, दिमाग थोड़ा सा स्मार्ट अगर रखोगे, कम मेहनत में नंबर बल्ले 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 बल्ले। अब आ जाओ सेक्शन सी में। सेक्शन सी में भी 8 क्वेश्चन पूछता है पप्पू। बनाना के वो पप्पू 6 गो, सारा क्वेश्चन कितना नंबर का पप्पू? 3-3 नंबर का, है ना। सेक्शन सी 39 से 46 तक का जितना क्वेश्चन है सब 3 नंबर का क्वेश्चन है। आपको बनाना मात्र 6 क्वेश्चन, 8 क्वेश्चन रहेगा, 6 बनाना है। इसमें भी 2 क्वेश्चन छोड़ना है। तो हम लोग मॉडल सेट से ये सीखेंगे कि कौन 2 क्वेश्चन छोड़ सकते हैं हम लोग, और जो क्वेश्चन छोड़ेंगे अगर उस चैप्टर को थोड़ा बहुत मटिया दे, छोड़ दे, तो भी कोई नुकसान नहीं, काम चल जाएगा। तो सेक्शन डी में 6 क्वेश्चन पूछता है, आपको बनाना 4 क्वेश्चन, और ये बहुत डेंजर इंपॉर्टेंट सेक्शन है बाबू, क्योंकि इसमें सारा क्वेश्चन कितना नंबर का रहता है जानते हो? 5 नंबर का। अगर आपको एग्जाम में पूरा का पूरा नंबर लाना है, बेहतरीन नंबर लाना है, तो बोला जाता है ऑब्जेक्टिव किसी भी हालत में गलत नहीं होना चाहिए। ऑब्जेक्टिव किसी भी हालत में गलत नहीं होना चाहिए। अगर ऑब्जेक्टिव आप किसी भी हालत में गलत नहीं करते हो, और सेक्शन डी 5 नंबर या अगर आप किसी तरह जान जी लगा के सही बना लेते हो, 90 प्लस आने का उम्मीद बढ़ जाएगा आपका। इसलिए सेक्शन डी वाला क्वेश्चन को ज्यादा फोकस करेंगे दोस्त। 5 नंबर का क्वेश्चन रहता है हर क्वेश्चन, और 4 ही क्वेश्चन बनाना है। 4 क्वेश्चन मतलब अगर हम 4 चैप्टर को बढ़िया से अगर गौर से पढ़ ले, 4 चैप्टर को रात दिन अगर हम पढ़ ले, 1 महीना में 4 चैप्टर को एकदम रट्टा मार ले, रट्टा 20 नंबर यहीं से आ गया दोस्त। 20 नंबर 4 चैप्टर से 20 नंबर। थोड़ा बहुत ऑब्जेक्टिव अगर ध्यान दे दिया छोटा मोटा, आराम से 50-60 नंबर आ जाएगा, है ना। 18-19 प्रैक्टिकल नंबर आ जाएगा। समझ रहे हो? सोच रहे हो? अगर सोचोगे ना बढ़िया से, कुछ नहीं है, 15 दिन भी पढ़ करके आप 60-70 नंबर थ्योरी में नंबर उठा सकते हो। देख लो ना दोस्त, हम नहीं बोल रहे, देखो समझने का कोशिश करो। 5 नंबर या क्वेश्चन आपको 4 को बनाना, 20 नंबर वैसे दे दिया। ऑब्जेक्टिव अगर थोड़ा बहुत आप बना लेते हो बढ़िया से, तो 20-30 में अगर 20 सही हो गया, 20-20 40 हो गया, इधर 10 भी हो जाता है, 50 हो गया। प्रैक्टिकल में अगर आपको 20 में 20 मिल जाए तो 50 और 20 70 हो गया। सोचो कितना कम मेहनत। लेकिन क्या पता इतना भी लड़का नहीं कर पाता, इतना भी नहीं कर पाता यार। 4-5 चैप्टर भी अगर सही से पढ़ लेना तो 50 नंबर आने का चांस है। देख लो, समझो, ये हम अपने से नहीं बोल रहे हैं, मॉडल सेट को समझो, एनालिसिस करो, किस चैप्टर को ज्यादा पढ़ेंगे ज्यादा नंबर आएगा। 5-6 चैप्टर ही अगर पढ़ के जाओगे ना 50-60 नंबर, कोई जरूरी नहीं है सारा चैप्टर रात दिन एक करना। लेकिन जिनको भाई अच्छा नंबर लाना है, आगे अच्छा करना है ना, बाहर में पढ़ना, नाम कमाना, उनको तो करना होगा दोस्त। और जो अभी तक नहीं पढ़े हो, मटियाले हो, एक तो ऊपर से ठंडा भी आ गया, आगे नहीं पढ़ोगे, तो वो सब इस तरह सोच समझ के एनालिसिस करके आप पढ़ सकते हैं। बात समझे? चलिए शुरू करते हैं। सेक्शन ए में जितना भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है पहले उसको देखते हैं, बेहतरीन ढंग से समझने का कोशिश करते हैं बाबू। देखिए सेक्शन ए में जितना भी क्वेश्चन है आपके पास आ गया बाबू। देखो क्या क्वेश्चन कह रहा है, देखिए क्या क्वेश्चन कह रहा है, बढ़िया से समझना है, बढ़िया से समझना है सुमित, बढ़िया से समझो। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन है जेड स्क्वायर माइनस 64 का शून्य क्या होगा? जेड स्क्वायर माइनस 64 का शून्य बोला है। शून्य समझते हैं आप लोग?
शून्यक समझते हैं, हाँ या ना बोलो। कोई भी क्वेश्चन का शून्यक का मतलब होता है उस क्वेश्चन का आंसर, उसमें जो चर है ना उसका मान, कोई भी क्वेश्चन में जो चर का मान आता है ना उसी को शून्यक कहते हैं, उसका हल, उसका आंसर को ही शून्यक कहते हैं। तो शून्यक कोई नया चीज नहीं, टेंशन में मत आना। तो कोई भी क्वेश्चन में जो चर रहता है उसका मान कैसे निकालते हैं, उस क्वेश्चन समीकरण को जीरो के बराबर करके और हल करते हैं, जो चर आता है वही आंसर, वही शून्यक। तो चलिए जेड स्क्वायर माइनस 64 है, शून्यक निकालना है, जीरो करो, जेड स्क्वायर बराबर 64 आ गया, जेड बराबर रूट 64, बोलो प्लस माइनस 8 होगा कि नहीं? अरे हाँ या ना बोलो, प्लस माइनस 8 होगा कि नहीं? हाँ या ना बोलो पप्पू, अरे समझा पप्पू, हाँ या ना बोलो, होगा कि नहीं? बात पल्ला पड़ रहा है, बात पल्ला पड़ रहा है। इस तरह का क्वेश्चन जब भी शून्य को पूछेगा जीरो के बराबर करना, जो चर का मान आएगा वही आंसर। दूसरा क्वेश्चन पढ़िए, दूसरा क्वेश्चन बोला बाबू पी क्यू आर तीन गो बिंदु है, कौन बिंदु एक्स को प्रतिच्छेद करता है? तीन बिंदु दे रखा है, कह रहा कौन सा बिंदु एक्स अक्ष को प्रतिच्छेद करता है? बाबू हम लोग जानते हैं कि कोई भी बिंदु अगर एक्स अक्ष पर रहेगा, एक्स अक्ष पर, तो करने वाई का मान कितना होगा? जीरो होगा कि नहीं? हाँ या ना बोलो, जीरो होगा कि नहीं मेरे लल्लो, मेरे रसगुल्लो? अगर एक्स अक्ष पर कोई भी बिंदु होगा मेरे रसगुल्लो, तो उसमें वाई का मान क्या होगा? जीरो होगा। एक्स का मान माइनस में भी हो सकता है, प्लस में भी हो सकता है। तो देखिए कौन बिंदु में वाई का मान जीरो है? एक्स अक्ष पर होगा दोस्त, इसमें जीरो है, क्यू और आर में हमको दिखा, तो क्यू और आर ऑप्शन होगा कि नहीं? बात समझा? समझना है, समझना है, जल्दीबाजी में मत रहो, समझो। 1.5-2 महीना बढ़िया सा, अब तो 1.5-2 महीना सुनो समझो, अब 1.5-2 महीना भी रहोगे जल्दीबाजी में क्या करोगे? तो 10 महीना तो कुछ किया नहीं, कम से कम 1.5-2 महीना सुधर जाओ, बात को सुनो, कोशिश करो समझने का। चलिए तीसरा क्वेश्चन आई, तीसरा क्वेश्चन में कह रहा है कि दो समपरिमेय संख्याओं के बीच कम से कम कितनी विषम परिमेय संख्याएं होती है? दो समपरिमेय संख्या बोला, समपरिमेय संख्या के बीच कितना विषम परिमेय संख्या? बाबू सम संख्या जानते हो, परिमेय संख्या भी जानते हो, विषम संख्या भी जानते हो, लेकिन यहाँ समपरिमेय संख्या है। जानते हो समपरिमेय संख्या किसको कहते हैं? अरे सम संख्या को ही समपरिमेय संख्या कहते हैं। सारा सम संख्या को परिमेय संख्या के रूप में लिख सकते हैं, पी बटा क्यू के रूप में। तो सभी सम संख्या को समपरिमेय संख्या बोल सकते हैं बाबू। दो सम संख्या भी है, समपरिमेय संख्या, 4 भी सम, समपरिमेय संख्या, 6 भी सम, समपरिमेय संख्या, 8 भी सम, समपरिमेय संख्या। बात सुन रहे हो? विषम परिमेय संख्या, 1 भी सम, विषम परिमेय संख्या, 3 भी विषम, साथ ही विषम परिमेय संख्या, 5 भी विषम, साथ ही विषम परिमेय संख्या। बात सुनी, बात सुनी। अब क्वेश्चन क्या है जानते हो दोस्त? बोल रहा है दो समपरिमेय संख्याओं के, दो समपरिमेय संख्याओं के, है ना, लगातार नहीं बोला है, दो समपरिमेय संख्या, यानी दो सम संख्या भी, सिंपल सा बात, सम संख्या को समपरिमेय संख्या कहते हैं। तो दो सम यानी दो समपरिमेय संख्या मतलब हुआ दो सम संख्या। तो कह रहा है दो संख्या, दो सम संख्या के बीच कितना विषम परिमेय संख्या, यानी कितना विषम संख्या? अगर लगातार सम संख्या बोलता हो और उसके बीच में विषम संख्या बोलता तो आंसर 1 होता। क्वेश्चन में केवल दो सम संख्या बोला है, शुरू कौन अंत कौन नहीं पता, तो उसके बीच में अनंत विषम परिमेय संख्या हो जाए। तो इस क्वेश्चन के अनुसार अगर क्रमागत नहीं बोला, लगातार नहीं बोला है, तो इस क्वेश्चन के अनुसार ऑप्शन अनंत होगा। और अगर लगातार बोलता तब आंसर कितना होता? 1 होता, है ना। क्वेश्चन थोड़ा सा घुमाया है, घुमाया नहीं है, सेट करने वाला, है ना। इसका आंसर 1 दे दिया है और क्वेश्चन में लगातार बोला ही नहीं, तो हड़बड़ाना नहीं है, बात समझो। अगर लगातार बोलता तब 1, लगातार यानी 2 और 4 के बीच बताओ क्या हुआ? 1 आता है। कोई लगातार नहीं बोला है, दो संख्या नहीं बोला है, तो कुछ नहीं हो सकता है। तो यहाँ लगातार नहीं बोलने के कारण आंसर कौन सा हो जाएगा? अनंत सही होगा। बात सुने, समझना है। चौथा आ जाइए, चौथा, चौथा देखो, पढ़ो सुनी, चौथा क्या बोला है, पढ़ो बढ़िया से, चौथा जल्दी पढ़ो, चौथा क्या बोला है, चौथा बढ़िया से गौर से पढ़ो, चौथा क्या बोला है। चौथा बोला सुनिए, दो क्रमिक विषम संख्याओं का एचसीएफ। देखो क्रमिक मतलब लगातार, इस क्वेश्चन में लगातार बोल दिया कि दो लगातार विषम संख्या का एचसीएफ पूछा है। तो मान लो दो लगातार विषम संख्या कितना? 3 होता है। इसका एचसीएफ क्या होगा दोस्त? बताओ, दो लगातार विषम संख्या का एचसीएफ क्या होगा दोस्त? बाबू दो लगातार अगर विषम संख्या है तो दोनों के बीच कोई भी कॉमन गुणनखंड मिलेगा, कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड मिलेगा। और कभी भी दो संख्या में कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं मिलता है। एचसीएफ कितना होता है जानते हो पप्पू? अरे पप्पू कितना होता है जानते हो? 1 होता है। कितना होता है? 1। तो अगर दो संख्या के बीच कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं मिलेगा तो एचसीएफ कितना होगा? 1। और दो लगातार विषम संख्या के बीच कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होता है, कोई भी समान संख्या दोनों को नहीं काटेगा, इसका मतलब एचसीएफ कितना होगा? 1। अरे दोस्त मजा आ रहा है? ना बोलो, मजा आ रहा है? अब आ जाओ पांचवा क्वेश्चन। पांचवा क्वेश्चन बोला है कि एक रैखिक समीकरण AYBZ + C = 0, तो कहता है इसका कितना अधिकतम हल होगा। एक रैखिक समीकरण दे रखा है और इसका हल पूछ रहा है, के गो हल होगा, यानी x का मान के गो निकलेगा, y का मान के गो निकलेगा। हल का मतलब चर का मान होता है ना। तो एक समीकरण अगर दे करके आपको हल पूछेगा, दुर्गेश जी बढ़िया से सुनिए, एक समीकरण दे करके अगर हल पूछा चर का हल, तो x का भी मान अनंत होगा, y का भी मान अनंत होगा। दोस्त सुन रहे दुर्गेश जी? दुर्गेश जी सुने,
अगर एक समीकरण दे करके चर का मान पूछा तो अनंत। और अगर दो समीकरण दे रखता दुर्गेश जी अगर दो समीकरण दे रखता, एगो समीकरण दो गो, उसके बाद हल पूछता, जानते हो क्या हल होता है? एक हल होता है, एक, उसी को अद्वितीय बोलते हैं। तो इस क्वेश्चन में एक समीकरण दे रखा है तो हल अनंत होगा, और दो समीकरण दे रखा तो हल एक होगा, है ना। तो दो वाला पूछा एक मारना, और एक दे करके पूछेगा अनंत मारना। छठा में बोला है संगत समीकरण योग द्वारा निरूपित रेखाएं कैसी होती है? यानी संगत जो होता है वो रैखिक समीकरण कैसा होता है? तो हम लोग पढ़े हैं बाबू, दो चर वाले रैखिक समीकरण में पढ़े हैं कि कोई भी दो चर वाले रैखिक समीकरण संगत तब होंगे जब दोनों समीकरण या दोनों रेखा एक दूसरे को क्या करेगा? प्रतिच्छेद करेगा, साथ ही साथ क्या करेगा? संपाती होगा। ये दो शर्त में संगत होता है बाबू। जब दो रेखा एक दूसरे को प्रतिच्छेद करता है या संपाती होता है तो दोनों रेखाएं संगत कहलाती है। संगत का दो शर्त है और असंगत का एक शर्त। समानांतर जब दोनों होगा तो असंगत, और दोनों एक दूसरे को काटेगा तो संगत। सुने पप्पू, तो प्रतिच्छेद का क्या शर्त है? A1 भागा A2 बराबर नहीं B1 भागा B2। और संपाती का क्या शर्त था रे सुमी? सब आपस में क्या होना चाहिए? बराबर है कि नहीं? तो प्रतिच्छेद और संपाती में क्या होगा? संगत होगा, संगत। तो प्रतिच्छेद ये ऑप्शन, और कोई ऑप्शन है? देखो संपाती भी ऑप्शन दे रखा है तो दोनों होगा बाबू, प्रतिच्छेद और संपाती दोनों होगा। ऑप्शन में है ये नहीं है, ये और सी। सोच लो सेट करने वाले महाशय कैसे हैं। जैक बोर्ड का मॉडल सेट जो पूरा झारखंड का स्टूडेंट देख रहे हैं, सेट करने वाले प्रभु ढंग से तो सेट करो, जान मारोगे बच्चों को। बेचारे लोग किसी तरह पढ़ रहे हैं, आप ऐसा ऑप्शन दे रहे हो, अलग कर दे रहे हो, क्वेश्चन क्लियर नहीं कर रहे हो, ऑप्शन सही से नहीं दे रहे हो। बता कैसे होगा दुर्गेश जी? ऐसे नहीं काम चलेगा, क्या गुंडा बनोगे? अब आ जाओ सातवां नंबर पे है एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 का मूल्य बता। मूल्य मतलब एक्स का मान, मूल का मतलब हुआ इसमें जो एक्स है उसका मान पूछ रहा है। कैसे निकालेगा बाबू? ये कौन समीकरण है? द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण को कैसे हल करते हैं दोस्त? द्विघात समीकरण को हल कैसे करते हैं? अगर हल करने का मन नहीं कर रहा है, अगर डायरेक्ट अगर जल्दीबाजी बनाना चाह रहे, थोड़ा सा ऑब्जेक्टिव में दिमाग लगाया जाता है। जरूरी नहीं है कि जो बताया गया वही परंपरा को लेकर चलना। थोड़ा सा अगर दिमाग लगाना चाहते हैं, बिना हल किए आंसर मारना चाहते हैं, चलो वो भी बताते हैं, सीखो। पवन सर है, मॉडल सेट बढ़िया से बोल रहा है। इसका मूल्य कौन? हम लोग जानते हैं कि कोई भी समीकरण का मूल्य वही होता है जिसको अगर उसमें बैठाएंगे, हल करेंगे तो राइट हैंड साइड देना चाहिए। देखिए ऑप्शन में अगर 0 को बैठाने के बाद राइट हैंड साइड दे दे रहा है 0 तो 0 आंसर हो जाए। 3 को बैठाने के बाद राइट हैंड साइड दे दे रहा है 3 आंसर हो जाए। 2 को बैठाने के बाद राइट हैंड साइड दे रहा है तो 2 हो जाएगा दोस्त। बात सुन रहे हो? तो उतना हल जो करोगे डायरेक्ट ऑप्शन से भी बना सकते हो इस तरह का क्वेश्चन। दिमाग समझ गए? दिमाग। चलो जी 0 बैठा तो 0 का स्क्वायर 0 0 6 आया तो 0 तो नहीं होगा। 3 बैठा, 3 का स्क्वायर कितना हो गया? 9 हो गया कि नहीं? 3 बैठाए 15 प्लस 6 है ना, 9 6 15 15 0 दे दिया 3 होगा। अब 2 बैठाओ, देखो 2 का स्क्वायर हो गया 4, मैं 2 बैठाओ 10 प्लस 6 6 4 10 में भी 0। अभी कौन ऑप्शन होगा? डी होगा कि नहीं? हाँ या ना? डी ऑप्शन सही। बात सुना? क्या हल की? अगर इसको हल करके बनाओगे ना 5 मिनट लग जाए। 1 नंबर का क्वेश्चन है, 2 सेकंड लगने चाहिए, लग जाएगा बाबू 2-3 मिनट। जब तक आप इसको बनाते रहोगे अगला 20 तक पहुंच गए, टेंशन में रहोगे, डिप्रेशन में चल जाओगे। अगल बगल एग्जाम में तो 2 कंडीशन में ज्यादा स्टूडेंट डिप्रेशन में जाते हैं। बगल वाला देखो इतना तेज जल्दी बनेगा 20 तक 5 तक, एक डिप्रेशन, दूसरा डिप्रेशन। अगर ये क्वेश्चन भी आ गया अटपटा और उसमें तुम लग गया ले एकदम पसंद से इसको बना के रहेंगे, जान जीत बना ही दे, और अगर वो नहीं बना अपना कोशिश करनी सब भूल जाओगे। सो आज कथा सुना तो अगर उसको गुणनखंड भी करोगे तो भी वही आंसर आएगा। चलो गुणनखंड करो। एक्स स्क्वायर 5x को कितना लिखेंगे? -3x - 2x प्लस 6 है ना, -3 - 2 - 5 आया। गुणा करेंगे तो प्लस 6x स्क्वायर किनारे के बराबर आ गया। चलो x कॉमन ले लो बाबू, x - 3 -2 कॉमन ले लो बाबू, x - 3। ये दोनों एक ब्रैकेट में दोस्त, ये दोनों एक ब्रैकेट में दो। अब इसको 0 के बराबर करेंगे तो x का मान 3 आया, इसको 0 के बराबर करेंगे तो x का मान कितना आया? 2 आया। तो जाहिर सा ऑप्शन कौन होगा बाबू? 3 और 2 यानी डी ऑप्शन। बोल बढ़िया दोस्त। 8वां नंबर में कहता है सुमित, पढ़िए 8वां नंबर पढ़ो सुमित, 8वां नंबर बढ़िया से पढ़ो। देखो क्या आपको बोला 8वां नंबर में बोला है सुमित, 8वां नंबर में 2 लगातार विषम धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 202। कह रहा 2 लगातार विषम धनात्मक यानी 2 लगातार विषम संख्या ज्ञात करना जिनका वर्ग मतलब दोनों का स्क्वायर करके जोड़ेंगे तो 202 आना चाहिए। अब बता, अभी ऊपर जो बताए 7वां में अगर वो टेक्निक लगा दिया इस क्वेश्चन में 2 सेकंड में आंसर, और नहीं टेक्निक लगाया, गुरु जी वाला टेक्निक लगाया, तो गुरु जी भी जमा में अगर वो टेक्निक से बनाएंगे ना तो 17 नंबर लाएंगे, और कर से ज्यादा नहीं लाएंगे।
ऑब्जेक्टिव में कुछ कुछ दिमाग लगाना पड़ता है, ऑप्शन से कुछ शॉर्ट वाला दिमाग, उतना लंबा चौड़ा नहीं। सीखो वही सिखाने आए हैं दोस्त, सीखो। तो अगर इस तरह का क्वेश्चन आ गया, दो लगातार विषम संख्या जिनका वर्ग अगर करेंगे जोड़ने बाद 202 आएगा तो कौन होगा? ऑप्शन से बनाएंगे ना दोस्त, ऑप्शन से डायरेक्ट। अभी देखो कितना जल्दी बनेगा। पहला ऑप्शन 15 का स्क्वायर करेंगे 225 हो गया, अकेले 15 225 के 202 से पार हो गया, ये ऑप्शन नहीं होगा क्योंकि दोनों का वर्ग का योग 202 ही होना चाहिए, इसमें एक ही का वर्ग हो गया 200 से ज्यादा, पहला नहीं हुआ। दूसरा आज 9 का स्क्वायर 81 11 का 180 जोड़ेंगे 2 8 2 10 मिलेंगे, बी ऑप्शन। देख लिया कितना देर लगा, कितना देर लगा। गुरुजी वाला नियम से बनाओगे, चलो बताते हैं देख लो। दो लगातार विषम, पहला मानोगे x, दूसरा मानोगे x + 2, बोला दोनों का वर्ग कर दे, बोला जोड़ने के बाद 202 करो। अब इसको हल करोगे दोस्त, हल करो, अभी देखो हल करो रे सुनी। गुरुजी बढ़िया सिखाएंगे तब ना, कल क्या दिमाग लगाना है। अभी गुरुजी लोग पढ़ाते हैं, पढ़ाने से नहीं होगा सुनी। 2x² + 4x, 202 में 4 गया कितना 198, चलो 2 कॉमन ले लो, x² 2x माइनस 9 2 99, 2 कॉमन ले किधर भेज दिया 0। अब इसको गुणनखंड करो, कितना लिखोगे 11x - 9x - 99, कॉमन ले लो, x + 11 माइनस 9x + 11 बराबर 0, x - 9 x + 11 बराबर 0, यहाँ से x का मान 9, यहाँ से x का मान 11, बताइए है ना। अगर माइनस में आया तो इसको प्लस से समझना है, तो आंसर बता 9 और 11 आया। देख लो कितना लंबा है, कितना समय गया, समझा। तो यही सब सीखना है, किस तरह का क्वेश्चन को इतना लंबा ना करके डायरेक्ट 2 सेकंड में बना दे। ऑप्शन जब भी मूल पूछा, संख्या पूछा, कौन होगा क्या होगा, समीकरण टाइप का कुछ बात पूछा, ऑप्शन बैठाइए, चेक कीजिए डायरेक्ट आंसर। ये इस तरह नहीं बनाना इतना लंबा, बनाते रह जाओगे ऑब्जेक्टिव में 3 घंटा पार हो जाएगा। 1 नंबर चलते 10 मिनट टाइम दोगे गुरुबत, 5 नंबर में टाइम दो, समझा। ये सब सीखो, कौन सिखाएगा? हम सिखाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है सुनिए। अगला क्वेश्चन है कि कौन एपी में नहीं, कौन एपी में नहीं। तो हम लोग जानते हैं वही श्रेणी एपी में नहीं होता है जो समान संख्या को जोड़ने से आगे नहीं बढ़ रहा है। अगर सभी में समान संख्या को जोड़ने से आगे बढ़ रहा है तो एपी होगा, और अगर समान संख्या जोड़ा हुआ नहीं है, किसी में कुछ किसी में कुछ, तो एपी होगा? नहीं होगा दोस्त, नहीं होगा। तो देखो किसमें समान संख्या नहीं जोड़ा गया है। पहला में 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, दोनों जोड़ा गया है, पहला एपी में है। दूसरा में 1 से 9, 9 से 17, 18 जोड़ा गया होगा। तीसरा -10 से -6 हुआ, -6 से -2, -2 से 2, सब में 4 4 जोड़ा गया, +4 जोड़ा गया। डी में 1 से 4 हुआ, 4 से 9, 9 से 16, 16 से 25, 1 से 4 3 जोड़ा गया, 4 से 9 5 जोड़ा गया। डी ऑप्शन होगा, एपी में नहीं है डी, समझा। सब में अलग अलग संख्या जोड़ा गया। अब आ जाओ 10वां में भी एक एपी है, बोला 28वां पद का मान बता। कौन पद का? 28वां पद का। अरे 28वां पद का फॉर्मूला क्या होता है रे? a + 27d होता है कि ना, हाँ या ना बोलो। a का मान कितना सुनी? 1। अरे d का मान कैसे निकालेंगे? सेकेंड में फर्स्ट को घटा के, कितना आया 3। अरे हल करो सुनी, 27 दिया कितना 81, 81 रहा कितना सुनी 82 होगा कि नहीं, हाँ या ना बोलो। कौन सा ऑप्शन में 82 है? सी में है, बोलो मजा आ रहा है कि नहीं, मजा आ रहा है कि नहीं, हाँ या ना बोलो। अरे मजा आ रहा है, हाँ या ना बोलो। 11 नंबर क्वेश्चन आ जाइए दोस्त, 11 नंबर क्वेश्चन पढ़ो, जल्दी पढ़ो। जिनको क्वेश्चन नहीं दिख रहा है, आपके पास पीडीएफ है, वहां से भी देखिए क्वेश्चन, आप सोल्यूशन को कम से कम समझने का कोशिश करो, है ना। जो बोला जाता है कम से कम करो, वैसा ज्यादा एडवांस नहीं बनना है। जैसे बोला जा रहा है वैसे कम से कम बात अभी भी सुनो और पढ़ो, है ना, पढ़ो, ज्यादा एडवांस नहीं बनना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 कहता है दो समरूप त्रिभुजों का क्षेत्रफल का अनुपात 16:81 है, तो संगत भुजाओं का अनुपात क्या है? दो समरूप त्रिभुज करा, दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफलों का अनुपात दे, तो संगत भुजाओं का अनुपात क्या? देख रहे क्वेश्चन 11, पल्ला पड़ा? नहीं पल्ला पड़ा। जानते हो किस लिए पल्ला नहीं पड़ा? क्योंकि ये आपकी किताब में नहीं पढ़ना है, सिलेबस से हटा दिया है। और हमारे गुरु जी क्वेश्चन सेटर जैक बोर्ड वाले जो नहीं पढ़ना है दोस्त, उससे क्वेश्चन दे दिए, बताओ क्या करो? दिमाग खराब होगा कि नहीं? आपको लगेगा कहाँ हो गया, कहाँ से खुल दिया, नहीं पढ़ रहा, टेंशन में रहोगे, 5 क्वेश्चन नहीं बना रही है भाई साहब, आपका गलती नहीं। देख लो 11 क्वेश्चन नहीं पढ़ना, हटा दिया है। पहले पढ़ना था 1-2 साल पहले, हटा दिया सिलेबस से, क्वेश्चन उससे पूछा है। सेटर महाशय प्रभु जान लोगे बताओ। गरीब लोग किसी तरफ पढ़ रहा है, आगे बढ़ रहा है, जो नहीं पढ़ना दोस्त उससे पूछ दे रहे हो, क्या कमाल कर रहे हो यार, बता। गुरुजी पढ़ाए नहीं है, उससे क्वेश्चन पूछ दिए, ऐसे मत करो यार, जान लोगे। हाँ कम से कम जो नहीं पढ़ना उससे मत पूछो, जो नहीं पढ़ना उससे मत पूछो दोस्त, जो पढ़ना उससे पूछो। चलो हम बताते हैं बाबू, 11 नंबर समझाते हैं। ये आपको नहीं पढ़ना है इसलिए आपको नहीं पढ़ाया गया होगा। 11 नंबर में कहता है दो समरूप त्रिभुज, दोनों का क्षेत्रफल का अनुपात यानी दोनों का क्षेत्रफल का भागा दे रखा है। बाबू एक कॉन्सेप्ट है समरूप त्रिभुज, है ना। 10वां जब त्रिभुज क्षेत्रफल पढ़ोगे वहां समरूप का नियम पढ़ते होंगे, तो उसी का आगे एक और कॉन्सेप्ट पढ़ना था जो हटा दिया। क्या कॉन्सेप्ट था? कॉन्सेप्ट ये था
कि अगर दो त्रिभुज समरूप रहेगा, समरूप, दो त्रिभुज क्या रहेगा, समरूप, और दोनों का क्षेत्रफल का अगर अनुपात निकालोगे, अनुभागा करो, भागा करो, तो दोनों त्रिभुजों को जो संगत भुजा होता है ना, संगत भुजा, उसका वर्ग करोगे, दोनों का मान आपस में बराबर होता है। क्षेत्रफल का भागा दोनों का और दोनों का संगत भुजाओं का वर्ग आपस में क्या होता है, बराबर होता है। बात सुना? तो कभी भी इस तरह का क्वेश्चन दे रखा कि दो त्रिभुज समरूप है, संगत भुजाओं का मान निकालो, क्षेत्रफल का अनुपात इतना है, चाहे संगत भुजा दे रखा है, क्षेत्रफल का अनुपात निकालो, तो यही कॉन्सेप्ट लगाएंगे। कौन कॉन्सेप्ट? अगर दो त्रिभुज समरूप है दोस्त, तो दोनों का क्षेत्रफल का अनुपात, अनुपात मतलब भागा, भागा दोनों त्रिभुज के संगत भुजा, दोनों त्रिभुज के संगत भुजा के वर्ग के अनुपात, अनुपात मतलब भागा के बराबर होता है। अब देखो, अगर इधर दिया हुआ है इधर वाला पूछेगा, इधर दिया है इधर वाला पूछेगा। इस क्वेश्चन में इधर वाला दे रखा है दोनों का क्षेत्रफल 16/81, 16/81। अब बताओ, इधर हो गया AB का वर्ग, इधर हो गया PQ का वर्ग दोस्त। 16 किसका वर्ग हो गया, 4 का। 81 किसका वर्ग हो गया, 9 का दोस्त। बोलो मजा आ रहा है कि? अरे हाँ या ना बोलो, मजा आ रहा है कि? स्क्वायर से स्क्वायर कट गया बाबू, AB भागा PQ कितना आ गया बाबू, 4/9। यानी आंसर कितना होगा बाबू, 4:9, यानी ऑप्शन नंबर। बोलो मजा आया? इस तरह का क्वेश्चन बना लो, मजा आया कि नहीं, हाँ या ना बोलो। अब आ जाइए 12 नंबर क्वेश्चन बाबू। 12 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या बोला है। 12 नंबर क्वेश्चन पढ़ो, सुनो क्या बोला है, क्या बोला है 12 नंबर, सो पढ़िए 12 नंबर क्या बोला से। 12 नंबर बोला है कि समचतुर्भुज के विकर्ण 12 सेंटीमीटर और 16 सेंटीमीटर है, तो इसके प्रत्येक भुजा की लंबाई है। अरे 12 नंबर में एक समचतुर्भुज दे रखा है, समचतुर्भुज दे रखा है, समचतुर्भुज जिसका चारों भुजा आपस में क्या होता है, बराबर होता है। इसका दोनों विकर्ण का लंबाई दे रखा है, विकर्ण का लंबाई, दोनों विकर्ण, एक 12 है, इसका लंबाई मान लो 12 है, इसका लंबाई कितना है, 16, दोनों का लंबाई दे रखा है। तो बोल रहा भुजा का मान क्या होगा, इसका 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 मान पूछा, विकर्ण दे रखा है, भुजा का मान पूछा है। कौन चतुर्भुज है, समचतुर्भुज। समचतुर्भुज में एक कॉन्सेप्ट है बाबू, समचतुर्भुज में एक कॉन्सेप्ट है, सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। समचतुर्भुज का दोनों विकर्ण एक दूसरे को 90 डिग्री पर और मध्य बिंदु पर विभाजित करता है, एक दूसरे को बीचों बीच में मध्य बिंदु पर बराबर बराबर भाग में बांटता है, और दोनों के बीच यानी कितना डिग्री कोण पर बांटता है, 90 डिग्री कोण पर। बात सुना जी? तो दोनों को बीचों बीच में बांटता है, ये दोनों आपस में बराबर, ये दोनों आपस में बराबर। पूरा अगर 12 है बोलिए 6 हो, पूरा 16 है तो बताओ 8 होगा, और दोनों के बीच कितना डिग्री होगा, अरे 90 डिग्री। हाँ या ना बोल, 90 डिग्री होगा। प्लास जी, दुर्गेश जी, पप्पू जी, सुमित जी, कुंदन जी, 90 डिग्री होगा। जैसे ये 90 डिग्री होगा, बताइए एक समकोण त्रिभुज बन गया, समकोण त्रिभुज बन गया। ये भुजा पता है 6, ये भुजा पता है, ये भुजा अगर निकाल तो समचतुर्भुज का भुजा निकल जाए। अब इस समकोण त्रिभुज में ये भुजा कहाँ चीज का काम कर रहा है, कर्ण का। आपको लंब और आधार पता है दोस्त, तो कर्ण का फॉर्मूला क्या होता है दोस्त, रूट के अंदर में लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। 6 का स्क्वायर हो गया 36, 8 का 64, जोड़िएगा 100, 100 का मतलब 10। आंसर कौन सा होगा, 10 होगा कि नहीं, ये 10 तो सब भुजा कितना होगा सुमित, 10 होगा कि नहीं। हाँ या ना बोलो सुमित, हाँ या ना बोलना सुमित, मजा आ रहा है सुमित। सुमित हमारे स्कूल का है ना, करिया कोई अच्छा लड़का है, कम पढ़ता है, कम ध्यान देता है, कम ध्यान देता है सुमित कुमार, कम ध्यान देता है ना, कम ध्यान देता है सुमित कुमार। चलिए आगे बढ़ते, क्वेश्चन नंबर 13। दो अक्षों के प्रतिच्छेद बिंदु को क्या करते हैं। क्या क्वेश्चन दे, अगर इस तरह का क्वेश्चन दे, बल्ले बल्ले, भगवान से मनाओ, इसी तरह क्वेश्चन दे, इतना हार्ड क्वेश्चन दे, बता। कहता है दो अक्ष एक दूसरे को प्रतिच्छेद करता है तो उसको क्या कहते हैं, अरे मूल बिंदु कहता है कि नहीं, जहां दोनों अक्ष एक दूसरे को काटता है, जहां दोनों अक्ष एक दूसरे को काटता है उसको मूल बिंदु कहते हैं कि ना, हाँ या ना बोल। अरे मूल बिंदु कहते हैं कि ना, हाँ या ना बोल। 14 नंबर क्वेश्चन में बोला वाई अक्ष से 8 इकाई युग्म और एक्स अक्ष पर एक बिंदु P स्थित है, तो P क्या निर्देशांक। क्वेश्चन समझो, दिमाग फट समझ। कर रहा है एक बिंदु है जो वाई अक्ष से 8 इकाई दूरी पर है, एक बिंदु है जो वाई अक्ष से कितना दूरी पर है, 8 इकाई दूरी पर, लेकिन वो कोस पर है, कौन अक्ष पर है, तो एक्स अक्ष पर है, यानी ये दूरी 8 दे रखा है। तो कह रहा है यहाँ जो बिंदु P है इसका मान कितना। सबसे पहला बात, अगर कोई बिंदु एक्स अक्ष पर है, वाई का मान 0, वाई का मान 0, खाली इतना याद है, ऑप्शन डायरेक्ट आंसर, वाई का मान 0, किसमें वाई का मान 0, ये में ये आंसर। आगे पढ़ने की जरूरत नहीं, ये आंसर होगा, ये आंसर होगा, आगे पढ़ने की जरूरत नहीं। एक सच बोला, वाई का मान 0, वाई का मान 0 एक ही ऑप्शन में, डायरेक्ट आंसर। अगर 2 ऑप्शन रहता तो अगला कौन से, 8 बोला 8, मतलब इसमें एक्स का मान कितना होगा 8, यानी फाइनल आंसर कौन होगा 8। बात सुन रहे हैं जी। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 15। 15 में बाबू कोस का मान दे रखा है 3/5, सेक का मान पूछ रहा है। अरे कोस का उल्टा कौन होता है, सेक, सेक का उल्टा कौन होता है, कोस। अगर कोस का मान पता है, सेक निकालना है, कोस का मान को पलट देने के बाद, क्योंकि एक दूसरे का उल्टा होता है ना दोस्त, तो कितना इसका आंसर हो जाएगा 5/3। सुमित बता, सुमित बता, अगर साइन का मान 3/5 है तो कोसेक का मान क्या होगा सुमित। अरे जल्दी बताओ, कमेंट बॉक्स में जल्दी बताओ, अरे जल्दी बताओ सुमित कितना होगा। अरे सुमित भाई साहब जल्दी बताओ, बता दिया सुमित,
बता दिया सुमित, बता दिया कि नहीं बताया? चलो अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है sec a प्लस tan a गुना 1 माइनस sin a बराबर हो, किसके बराबर हो? 16 नंबर क्वेश्चन में दे रखा है बाबू, sec a प्लस tan a है ना गुना 1 माइनस sin किसके मान के बराबर हो? सबसे पहले ये 1 नंबर का क्वेश्चन है, ये 2 या 3 नंबर में होना चाहिए। इतना लंबा क्वेश्चन है ना, ये 2-3 नंबर लाइक क्वेश्चन है बाबू। 1 नंबर में दे रखा है, कौन है सेट आउट करने वाले क्वेश्चन महाशय? चलिए देखिए कैसे बनेगा। सेक को बदलो बाबू 1 बटा कोस, tan को लिखो sin बटा कोस, जल्दी सुनो समझो, और ऊपर इसी तरह रहने दो 1 माइनस sin, लघुत्तम ले लो कोस, कोस लघुत्तम ले लो, ऊपर आ गया 1 प्लस sin, यहाँ हो गया 1 माइनस sin, हाँ या ना बोलो, ऊपर ऊपर के साथ गुना a प्लस बी a माइनस बी, बोलो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यही होगा कि नीचे कोस a गुना 1 करेंगे, कोस a आएगा कि नहीं, हाँ या ना बोलो, 1 माइनस sin स्क्वायर कोस स्क्वायर होता है कि नहीं, हाँ या ना बोलो, कोस स्क्वायर मतलब 2 कोस, 1 कोस कट जाएगा कि नहीं, हाँ या ना बोलना है सुनी, खाली हाँ या ना बोलना, कौन ऑप्शन होगा? कोस a। ऐसे बनाएंगे, ऐसे बनाएंगे, ऐसे बनाएंगे बाबू, ऊपर फार्मूला लगाएं a प्लस बी a माइनस बी, a स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 माइनस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर, 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है सुनी? अरे 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है सुनी? 1 माइनस साइन स्क्वायर सुनी, बताओ जल्दी क्या होता है? कोस स्क्वायर होता है कि नहीं? 1 माइनस साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर होता है कि नहीं, हाँ या ना बोलो। अब आ जाओ 17 नंबर, कोट ए का मान 1 है तो ए का मान क्या होगा? क्या क्वेश्चन, इसी तरह का ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, मजा आ जाए, है ना? जैसे 13 नंबर क्वेश्चन, दोनों एच काटा, उसको क्या कहते हैं? मूल भी, देखो कितना टफ क्वेश्चन, इतना भारी भरकम क्वेश्चन, इतना हार्ड पीएचडी वाला क्वेश्चन दिया। 17 में कोट ए का मान 1 है दोस्त, कोट ए का मान 1 है, तो ये का मान पूछ रहा है, यानी एंगल पूछ रहा है, कौन पूछ रहा है, बताओ कितना डिग्री मान होता है? कोट 1 कितना डिग्री मान होता है? 45 होगा। जब भी त्रिकोणमिति का मान दे रखा है और आपको पूछा इसका कोण का मान क्या होगा, याद रखना कितना डिग्री मान होता है, वो वही आंसर हो जाए, वही कौन आंसर हो जाए। 18 नंबर बोल रहा है, जब किसी सीधे खड़े खंभों की छाया उसके ऊंचाई के बराबर हो तो सूर्य का उन्नयन कोण का मान क्या होगा? 18 में बोल रहा है कि कोई खंभा है, खंभा खंभा सीधा खड़ा है, सीधा खड़ा है दोस्त, सीधा सीधा खड़ा है, उसका जो छाया बना, दोनों का लंबाई आपस में बराबर, खंभा और उसका छाया दोनों का लंबाई आपस में बराबर, तो बोल रहा है दोनों से जो उन्नयन कोण बनेगा कितना डिग्री, उन्नयन कोण पूछ रहा है दोस्त। मान लो एक खंभा लिए, एक खंभा है ना, इससे जो छाया बना दोनों का लंबाई क्या है दोस्त? बराबर बराबर, उन्नयन कोण पूछ रहा है, मतलब ई कोण पूछ रहा है, ई कोण पूछ रहा है। बताओ खंभा अपना छाया के साथ कितना डिग्री कोण बनाएगा? 90 डिग्री। बताओ ये कौन त्रिभुज? समकोण त्रिभुज। ये दोनों भुज आपस में क्या है? बराबर। ये कौन पूछ रहा है? कैसे निकालोगे? लंब और आधार बराबर है, कौन सा त्रिकोणमिति? tan थीटा। लंब बटा आधार, ये भुजा भागा ये भुजा करेंगे, कट के कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। अब बताओ कितना डिग्री का मान 1 होता है? 45 डिग्री होता है। हाँ या ना बोलना सुन, 45 होता है। हाँ या ना बोलना। जब भी कोई खंभा, बिल्डिंग, टावर, भावर, है ना, ये लाइन वाला खूंटा, डंटा, लकड़ी, आही जाही, लंबे लंबे आदमी, तार, गाछ, वृक्ष, अगर उसका लंबाई उसका छाया का लंबाई बराबर हो जाए दोस्त, तो उन्नयन कोण हमेशा 45 डिग्री, हमेशा 45 डिग्री। और अगर बराबर नहीं हो दोस्त तो भी tan थीटा लगाएंगे और दोनों लंबाई को भागा देंगे, कुछ ना कुछ आएगा, या तो 30 डिग्री मान होगा, या तो 60 डिग्री, या तो 45, या तो 90, या तो 0, कुछ ना कुछ आएगा। और अगर नहीं आएगा, मान लो tan थीटा बराबर आ गया दोस्त 4/5, तब इसका तो मान नहीं जानते हो कितना डिग्री का होगा, कितना डिग्री का होगा, तो यही ऑप्शन मार देंगे। इसी तरह बात सुने, चलिए आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 19 पढ़िए। 19 देखिए क्या लिखा है, सुनिए जल्दी। 19 पढ़ो, पढ़ लिया? 19 पढ़ लिया। 19 में बोला चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना डिग्री होता है? कितना टफ क्वेश्चन, इसी तरह का क्वेश्चन पूछना चाहिए, है ना। चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है पप्पो? 360 डिग्री। त्रिभुज का 180, समझ रहे हो? 180 तो 360 होगा। 20 नंबर में है दार्शनिक संख्या 11 है, तो कौन संख्या होगा, है ना। डेसिमल नंबर 11 इज सेट टू, है ना। 11 का डेसिमल नंबर जो है वो कौन संख्या होगा? पूर्ण प्राकृतिक परिमेय किन में से सब? एक बात बताऊं, ये जो 20 नंबर क्वेश्चन है ये भी आपका सिलेबस में नहीं, एक कंप्यूटर में पढ़ना रहता है ये क्वेश्चन। एक बाइनरी नंबर होता है, बाइनरी नंबर, एक बाइनरी नंबर होता है, सुनो 10वां क्लास, एक बाइनरी नंबर होता है जो कंप्यूटर का लैंग्वेज है, कंप्यूटर में पढ़ा जाता है, जो केवल 0 और 1 से बनता है, जो केवल 0 और 1 से बनता है, लिखाता है, जिसमें केवल और 0 और 1 ही रहेगा, जो केवल 0 और 1 से लिखा हो, 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1, खाली 0 या 1, बाइनरी संख्या बोलते हैं, कंप्यूटर का लैंग्वेज है। बाइनरी संख्या खास करके इलेक्ट्रिकल का जितना भी सामान है उसमें प्रयोग किया जाता है। हर इलेक्ट्रिकल के सामान में एक स्विच रहता है, ऑन ऑफ। पहले ऑन ऑफ लिखा रहता था, अब ऑन ऑफ की जगह पर 0 1 लिखा रहता है। 0 का मतलब ऑफ, 1 का मतलब ऑन। तो जितना भी इलेक्ट्रिकल सामान होगा सब में 0 और 1 का प्रयोग किया जाता है। और 0 और 1 कौन संख्या जाते हैं? बाइनरी नंबर, बाइनरी संख्या। तो बाइनरी संख्या में 2 संख्या मात्रा आता है,
इसलिए इस संख्या में बेस 2 का प्रयोग किया जाता है। 2 का प्रयोग किया जाता है। यानी बाइनरी से अगर कोई संख्या में जाना है तो उसमें 2 का प्रयोग करते हैं, 2 का मदद लेते हैं। डेसिमल नंबर क्या होता है बाबू? डेसिमल नंबर हम लोग जो संख्या पढ़ते हैं 0 से लेकर के 9 तक, ये संख्या डेसिमल है बाबू। हम लोग जो संख्या पढ़ते हैं वो डेसिमल नंबर है। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये डेसिमल नंबर है। और 0 1 से बना हुआ संख्या कंप्यूटर का संख्या, कंप्यूटर का लैंग्वेज, इलेक्ट्रिकल में जो प्रयोग होता है उसको बाइनरी संख्या कहते हैं। तो ये जो एक है ना दोस्त, ये बाइनरी संख्या में दे रखा है, बाइनरी। जब तक इसको डेसिमल में नहीं बदलेगा ना दोस्त, तब तक नहीं बता सकते हो मेरे रसगुल्लो ये कौन सा संख्या होगा। तो बाइनरी को डेसिमल में कैसे बदलते हैं, देखिए कैसे बदलते हैं। बोले ना बदलने के लिए 2 का प्रयोग किया जाता है, 2 का मदद लेते हैं। देखिए 2 का कैसे प्रयोग करते हैं, कैसे इसका मदद से भी हम लोग अपना वाला संख्या डेसिमल वाला संख्या बदले। बाबू इधर से किनारे वाला 2 1, किनारे वाला 1 2 गुना करें, लेकिन घात 0 ले, घात लगाते जाना। जो बाद वाला 1 है उसमें भी 2 गुना करेंगे, लेकिन अगर घात 1 लगाएंगे, बढ़ाते चले जाएंगे, घात 0 फिर 1 फिर 2 फिर 3, जितना रहेगा सब में 2, घात को बढ़ाते चलना, 0 से शुरू करेंगे घात। अब इस 1 में 2 गुना करेंगे, लेकिन घात अगर 1 से 2, और सबको आपस में जोड़ेंगे, 2 का घात 4, 4 गुना 1 4, 2 का घात 1 2 गुना 1 2, 2 का घात 0 1 गुना 1 1, 7 आया 7। ये हम लोग का संख्या देखो 7 को अगर कैसे लिख सकते हैं 1 1 1, बाइनरी नंबर। कंप्यूटर लैंग्वेज में 7 1 1 लिखा है। और ये 1 1 एक्चुअली कितना नंबर है जो हम लोग पढ़ते गिनती संख्या, जो अभी गणित जब तक जो पढ़ते आ रहे हैं वो 7 के बराबर। अब ये 7 कैसा संख्या होगा? 7 होगा पूर्ण संख्या, प्राकृतिक भी, परिमेय, इनमें से सभी होगा, सभी। सुना? और जब वीडियो देखोगे ना, और जब यूट्यूब में गुरुदेव वाले जो मॉडल सेट का सोल्यूशन डाले ना, कुछ नहीं समझाए, 1 1 देखे मालूम, अरे भाई साहब गुरुदेव नहीं आता सीख लो पहले। ये 1 1 बाइनरी नंबर है, बाइनरी नंबर से आप नहीं बता सकते हो कैसा संख्या जब तक डेसिमल में नहीं बदलो। बात सुने, समझे? चलिए आगे बढ़ते। 21 नंबर देखिए सुमित क्या है। 21 नंबर में कह रहा है किसी त्रिभुज एबीसी की 2 भुजा, AB 7 है BC 4 है, तो तीसरा भुजा के लिए क्या संभव हो सकता है? तीसरा भुजा का लंबाई जो होगा क्या हो सकता है? 2 भुजा का लंबाई दे रखा है दोस्त, 2 भुजा, पहला भुजा AB का मान 7 है, BC का मान 4 है, तो तीसरा AC का लंबाई क्या हो सकता है? सो एक बात बताओ बाबू, एक त्रिभुज में कॉन्सेप्ट है, एक नियम है, कोई भी त्रिभुज हो, कैसा ही त्रिभुज, कोई भी भुजा का मान दे रखा हो, कितना ही दे रखा हो, अगर किसी भी त्रिभुज में 2 भुजाओं का लंबाई को जोड़ेंगे ना, तो तीसरा भुजा से हमेशा बड़ा आना चाहिए, हमेशा बड़ा तीसरा का आना चाहिए। मान लो कोई त्रिभुज है, कोई भी त्रिभुज है, सुनिए कोई भी त्रिभुज, इसमें तीनों भुजा दे रखा है, अगर मन किया ये दोनों को जोड़े इससे ज्यादा होना चाहिए, ये दोनों जोड़े इससे ज्यादा, ये दोनों जोड़े इससे ज्यादा होना चाहिए दोनों का। और मान लो ये दोनों को जोड़ा 2 2 और 3, 2 और 3 कितना है 5, और ये है 7, 2 और 3 5, क्या इससे बड़ा हुआ? ये त्रिभुज नहीं है, ऐसा त्रिभुज नहीं बनेगा, संभव नहीं। कोई भी 2 त्रिभुज को जोड़, भुजा को जोड़ने के बाद सर्कस बड़ा होना चाहिए, ये त्रिभुज का कॉन्सेप्ट है। बात सुना, त्रिभुज का क्या है? कॉन्सेप्ट। तो अगर 2 भुजा दे रखा है तो तीसरा का भुजा हम बता सकते हैं क्या हो सकता है, कितना होगा नहीं बता सकते, लेकिन क्या हो सकता है बता सकते। अगर दोनों भुजा को जोड़ने के बाद मान लो आ रहा है 5, तो तीसरा का जब भी होगा 5 से कम होगा, 4 होगा, 3 होगा, 2 होगा, 1 होगा, कितना होगा नहीं बता सकते, लेकिन हमेशा 5 से कम होगा दोस्त। आइए इसमें 2 भुजा दे दिया 7 और 4 जोड़े 11, तीसरा का 11 से कम होगा, फिर 11 से कम होगा, फिर 6 भी हो सकता है, 8 भी, बता नहीं सकते, दोनों होगा, इसलिए ऑप्शन कौन होगा? डी होगा। बात सुना? अरे बात पल्ला पड़ा, हाँ या ना बोलना है, अरे मजा आ रहा है हाँ या ना बोलना, मजा आ रहा है हाँ या ना बोलो। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन कहता है एक पासे को उछालने पर सम संख्या आने की प्रायिकता, एक पासा को फेंके, लूडो का गट्टी को फेंके तो सम संख्या आने की प्रायिकता। लूडो का गट्टी में सम संख्या कौन कौन होता है बाबू? 2 4 6, 3 वो सम संख्या होता है, तो ऊपर 3, कुल संख्या कितना 6, कितना आंसर होगा बाबू? 1/2। अरे बता 1/2 होगा, अरे हाँ या ना बता 1/2 होगा। 22 नंबर में निश्चित होने वाली घटना का प्रायिकता, जो निश्चित है ओबे करेगा, 100% ओबे करेगा, इंडिया पाकिस्तान में इंडिया जीतबे करेगा 100%, वैसा घटना जो होना तय है निश्चित, तो उसका प्रायिकता कितना होता है? 1 ना होता है, उसका प्रायिकता कितना होता है? 1। घटना 3 तरह का होता है, निश्चित जिसका प्रायिकता 1 जो होगा ही, असंभव जो होगा ही नहीं, है ना, उसका प्रायिकता होता है 0। और एक होता है संभव, संभव मतलब कहा नहीं जा सकता है, उसका प्रायिकता होता है 0 और 1 के बीच। और अगर आपसे पूछ दे कि किसी भी घटना का प्रायिकता, तो उसका आंसर होगा 0 0 से बड़ा, 1 और 1 से छोटा, यानी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, लेस देन इक्वल टू 1। तो क्वेश्चन को बढ़िया से समझना क्या पूछा है। 24 नंबर में बोला एक पासा को उछाला जाता है तो 3 के गुणांक संख्या आने की प्रायिकता, 3 का गुना वाला जो संख्या है उसका प्रायिकता। तो लूडो का गट्टी में 3 का गुना वाला कौन कौन होगा? एक 3 होगा, एक 6 होगा, मात्र 2 नहीं होगा, तो ऊपर 2 नीचे 6, कट कुट के आंसर कितना आएगा सुमित? 1/3 आएगा कि नहीं सुमित? हाँ या ना बोलो? 1/3 आएगा सुमित? हाँ या ना बोलो? बोलो बात समझ में आया कि नहीं? बोलो बात समझ में आया कि नहीं? हाँ या ना बोलो? अब आ जाइए 25 नंबर क्वेश्चन। 25 नंबर क्वेश्चन में 3 को संख्या दे रखा है, एगो x+2,
दूसरा है 3x और तीसरा का 4x प्लस 2। तीन संख्या दे रखा है दोस्त, बोला तीनों एपी में, तीनों क्या है एपी में, तो x का मान बताओ। तीन संख्या दे रहा है तीनों एपी में, तो x का मान बताओ। देखो भाई साहब, अगर तीन संख्या एपी में है ना, तीन संख्या एपी में तो क्या होगा, इससे एक फार्मूला क्या बनेगा, देखिए क्या बने। अगर बाबू तीन संख्या एपी में, चाहे कितनों संख्या एपी में, हम लोग जानते हैं कि सार्वंतर हर जगह क्या होगा, समान होगा। डी का मान हर जगह क्या होगा, समान होगा। अरे हाँ या ना बोलो, अरे हाँ या ना बोलो, डी का मान हर जगह समान होगा। तो अगर हम 10 में 5 घटाएं, इसका जो मान आएगा बताओ, वही मान 15 में 10 घटाने से आना चाहिए, आना चाहिए कि ना, हाँ या ना बोलो। अरे आना चाहिए कि ना, हाँ या ना बोलो, आना चाहिए कि आना चाहिए कि। तो यही कॉन्सेप्ट यहाँ लगाएं। अगर ये तीनों संख्या एपी में है तो बताओ सेकेंड में फर्स्ट को घटाने के बाद, सेकेंड में फर्स्ट को घटाने के बाद जो आएगा वही थर्ड में सेकेंड को घटाने बाद आएगा कि। अरे हाँ या ना बोलो, वही थर्ड में सेकेंड को घटाने बाद आएगा कि ना, हाँ या ना बोलो। अब यहाँ माइनस कर दो दोस्त, यहाँ माइनस कर दो दोस्त, माइनस है ना, 3x में x गया 2x, 4x में 3x गया x प्लस 2, x को इधर ले आओ, 2x माइनस x, 3 को इधर ले आओ, है ना, 2x में x गया x, 2 और 3 कितना 5, 2 और 3 कितना 5। बोलो समझ में आया कि ना, हाँ या ना बोलो, बोलो समझ में आया कि। ऐसे बनाए, ऐसे बनाए, ऐसे बनाएंगे बाबू, बोलो समझ में आया कि। इसको ऑप्शन से भी बना सकते हो, यहाँ भी ऑप्शन वाला खोपड़ी लगा सकते हो। अगर कम मेहनत में नंबर लाना चाहते हो, ज्यादा डायरेक्ट फट 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 फट, तो जहाँ ऑप्शन लगाना चाहिए ऑप्शन से ख्याल रखना, दिमाग को उतना तेज करना, उतना प्रैक्टिस कर लेना है, समझ लेना है मॉडल सेट से कहाँ किस तरह कौन ऑप्शन से कैसे शॉर्ट में जल्दी बना के निकले। तो इसको ऑप्शन से भी बना सकते हो। अगर हम 1 बैठाएंगे, 1 बैठाएंगे, 4 आया, 3 आया, 6 आया, बताइए 4 3 6 एपी में है, नहीं है, तो 1 ऑप्शन नहीं। तो कौन संख्या को बैठाने के बाद तीनों एपी में आ जाए, वही ऑप्शन हो। 5 बैठाएं तो 5 3 8 हो गया, 5 बैठाएं 15 हो गया, 5 और 20 और 2 22 हो गया, 8 7 15 17 15 7 22, ऑप्शन नंबर बी हो। देख लिया, इससे आसान है कि नहीं, आसान है कि नहीं। ऑप्शन से बनाएंगे इस तरह क्वेश्चन, दोनों बता दिए आपको। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 26। सुमित 26 जल्दी पढ़ो, सुमित 26 जल्दी पढ़ो, सुमित, सुमित 26 जल्दी पढ़ो, 26 26 जल्दी पढ़ो सुमित। 26 में बोला है 5 6 8 9 और 1 और 13 है ना, का माद दे दिया 10, x का मान क्या होगा। 5 कौन कौन संख्या, 5 6 8 और कौन संख्या 9 1 13 का माद, माद दे दिया कितना 10। माद हम लोग कैसे निकालते हैं, सभी संख्या को जोड़ देते हैं, सभी संख्या को जोड़ देते हैं और जो वो संख्या रहता है उससे भागा दे देते हैं, क्या निकलता है माद। माद दे रखा है कितना दोस्त 10, बराबर कितना करेंगे 10, 6 को इधर लेंगे दोस्त कितना आ गया 60, ऊपर जोड़ो 5 6 11 11 और 8 कितना हो गया 19, 19 और 9 कितना हो गया 28, 28 और 13 कितना हो गया 41, 41 प्लस x, x का मान बताओ 60 माइनस 41, बताओ कितना आएगा। अरे हाँ या ना बोलो, 19 आएगा कि नहीं, 19 आएगा कि नहीं, हाँ या ना बोलो, 19 आएगा कि नहीं, हाँ या ना बोलो। इसको भी ऑप्शन से बना सकते हो, इसको भी ऑप्शन से बना सकते हो, इसको भी ऑप्शन से बना सकते हो। x के जगह पर कौन संख्या रखें जिसको जोड़ करके 6 से भागा देंगे 10 आएगा, यानी कौन संख्या रखें जिसको जोड़ने के बाद 60 आएगा, 60 क्योंकि 60 को 6 से भागा देंगे, कुल संख्या 6 है ना, तो कितना आएगा 10, भाग दे 10 रखा है, 10 दे रखा है, तो जोड़ने के बाद 60 आना चाहिए क्योंकि कुल संख्या 6 है, तो 60 में 6 भागा देंगे तभी 10 आएगा। तो ऑप्शन से भी आप सोच सकते हैं कि कौन संख्या को यहाँ रखने के बाद जोड़ने के बाद 60 आएगा। अब फटाफट है ना सबको जोड़ो, सबको जोड़ेंगे कितना है 41, 41। अब ऑप्शन में देखो 41 में किसको जोड़ने के बाद 60 आएगा, बिना नियम कानून बिना फॉर्मूला इतना लंबा चौड़ा दिमाग लगा, ऑप्शन से भी क्वेश्चन बन सकता है, बात समझा, ऑप्शन से भी बन सकता है। 27 नंबर देखिए, 27 नंबर क्या बोला है देखो बाबू, 27 नंबर पढ़ो जल्दी पढ़ो, 27 नंबर क्या बोला है देखो, 27 नंबर क्या बोला, 27 नंबर में, 27 नंबर में बाबू 2 6 4 2 5 0 2 1 2 3 2 का बहुलक पूछा, बहुलक कितना अच्छा क्वेश्चन। इस तरह का क्वेश्चन देने के बाद है ना लड़का लोग खुश हो जाता है, भगवान से प्रार्थना करो इसी तरह का क्वेश्चन दे, है ना। बहुलक पूछा, बहुलक मतलब जो सबसे ज्यादा बार दिखाई दे, इसे बताओ सबसे ज्यादा कौन आया, बहुलक मतलब सबसे बहुत ज्यादा बार आया, कौन आया सबसे ज्यादा बार, 2, इसका आंसर 2 होगा दोस्त। बहुलक जो सबसे ज्यादा बार दिखाई दे उसी को हम लोग बहुलक कहते हैं दोस्त, उसी को हम लोग क्या कहते हैं सुनी, बहुलक कहते हैं सुनी, हाँ या ना बोलो सुनी, उसी को हम लोग क्या कहते हैं सुनी, बहुलक कहते हैं कि ना, हाँ या ना बोलो। चलिए 28 नंबर में माध्यका क्या होगा सो पूछ रहा है, 28 नंबर में माध्यका पूछा है, 8 दिया 7 दिया 12 दिया 15 दिया 10 दिया है 9 दिया है 11 दिया 13 दिया है 14, माध्यक पूछा। माध्यक में सबसे पहले लोग बढ़ते क्रम में सजाते हैं, आरोही क्रम में सजाते हैं, छोटका बड़का 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 सबसे बड़ा पहले सजाना है माध्यक में, सजा सबसे छोटा कितना है 7, 7 के बाद 8, 8 के बाद 9 भी है, 9 के बाद 10 भी है, 11 भी है, 12 भी है, 13 भी है, 14 सजा दिए, 14 के बाद 15 सजा दिए, सजाने बाद गिनो के वो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, n का मान कितना हुआ 9, 9 कैसा संख्या है विषम संख्या, अगर विषम संख्या में आता है, कुल संख्या अगर विषम संख्या में रहता है तो माध्यक, माध्यक का आंसर क्या होगा,
विषम संख्या में एक जोड़ो और उसको 2 से भागा दे दो, जो आएगा वो पद ही माध्यक का आंसर हो, जो आएगा उस जगह वाला पद या वही पद आंसर हो जाए। 9 और 1 10, 10 भागा 2 2 है ना, 10 भागा 2 का मतलब 5, यानी माध्यक का आंसर कौन होगा? पांचवा पद पांचवा जगह पर कौन है? 1 2 3 4 5, यानी आंसर कौन होगा? 11। पांचवा पद की जगह पर कौन है दोस्त? 11। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा सुमित? 11 होगा। बोलो हाँ या ना, बोलो हाँ या ना, समझ में आया कि? बोलो हाँ या ना, समझ में आया कि? सुमित समझ में आया? सबसे पहले आरोही क्रम में सजाए, उसके बाद गिनेंगे केवल संख्या, अगर विषम में आया एक जोड़, फटाक से 2 से भागा, जो भी आएगा उस पद ये आंसर होगा, उस जगह वाला पद आंसर होगा, है ना। किसमें गिनेंगे? जिसको सजाए उसमें गिनना, जिसको सजाए उसमें गिनना। बोलो बात समझ में आया? 29 नंबर क्वेश्चन पर, 29 नंबर क्वेश्चन पर चलिए। 29 क्वेश्चन क्या कर रहा है? 29 क्वेश्चन कर रहा है दो वृत्तों के केंद्रों के मध्य दूरी, दो वृत्तों के केंद्रों के मध्य दूरी उनकी त्रिज्याओं के योग से अधिक हो तो उनकी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाएं क्या हो? क्वेश्चन समझो। कह रहा है दो वृत्त है, दो वृत्त, उनके केंद्रों के जो मध्य दूरी है, दोनों केंद्रों के बीच जो मध्य दूरी त्रिज्याओं के योग से अधिक है। दो वृत्त है बाबा, मान लो एक 3 है, दूसरा का वृत्त मान लो, कह रहा है दोनों को त्रिज्याओं को जोड़ेंगे, दोनों त्रिज्या को जोड़ेंगे तो जो आएगा उससे अधिक दूरी पर है दोनों का केंद्र, तो इसका मतलब दोनों वृत्त अलग अलग होगा तभी ना ऐसा हो सकता है, दोनों वृत्त अलग अलग होगा तभी ना ऐसा हो सकता है। दोनों को जोड़े तो 7, मान लो ये दूरी है कितना 2, तो देखिए दोनों केंद्र के बीच का दूरी 7 से अधिक है कि नहीं, 9 है कि नहीं, तो ये तभी संभव होगा जब दोनों वृत्त सटल नहीं रहेगा, थोड़ा सा ही अलग हो जाएगा तो त्रिज्याओं के योग से अधिक दूरी पर रहेगा दोनों वृत्त। तो इस तरह का चित्र बने, यानी इस क्वेश्चन में सटेगा नहीं, दोनों अलग अलग रहेगा, दूर रहे, समझा? सटेगा नहीं, ठंडा है नहीं सटाना है बाबू दोनों वृत्त को, बात समझा? तो कह रहा है कितना स्पर्श रेखा हो, कितना स्पर्श रेखा, दोनों में उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा, मतलब इस पर जो स्पर्श रेखा होगा वो इस पर भी होगा, इस पर जो होगा वो इस पर भी होगा। हमको लग रहा है दुए को होगा, सुनी बोलो दुए को होगा कि दो ही स्पर्श रेखा होगा कि हाँ या ना बोलो। अगर दो वृत्त अलग अलग हो दूर में हो तो दोनों पर उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा क्या होगा? 2 होगा। बात समझ में आया? अरे बात पल्ला पड़ा हाँ या ना बोलो, बात पल्ला पड़ा सुनी हाँ या ना बोलो। 30 नंबर में बोला है दो गोले का आयतन का अनुपात दे दिया, आयतन 64 अनुपात 27, तो पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात क्या? पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात पूछा है, आपका आयतन का अनुपात दे दिया, दो गोला है दोनों का आयतन का अनुपात दे दिया। पहला गोला का आयतन होगा 4/3 पाई आर क्यूब, दूसरा गोला का आयतन होगा 4/3 पाई आर क्यूब, दोनों का अनुपात दे दिया 64/27, 4/3 पाई कट गया, पहला का त्रिज्या r1 माने, दूसरा का त्रिज्या r2 माने, 64/27, 64 किसका क्यूब हुआ? 4 का, 27 किसका क्यूब हुआ? 3 का, कट गया बाबू। r1/r2 का अनुपात कितना है? 4/3। बोलो बात यहां तक समझ में आए? दोनों का पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा है, पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला होगा 4 पाई आर स्क्वायर, इसका भी होगा 4 पाई आर स्क्वायर, कट गया बाबू। आ गया r1 r2 का स्क्वायर, r1 r2 मतलब किसका स्क्वायर दोस्त? 4/3 का स्क्वायर। आंसर 16/9 होगा कि 16/9 यानी 16:9 होगा कि? अरे हाँ या ना बोलो 16:9 होगा कि? बात समझ में आया? इसी के साथ हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देख लिए। सभी से अनुरोध है वीडियो को पूरा देखना, बार बार देखना, कोशिश करना समझने का, बड़ी ही मजा आएगा, बहुत बढ़िया से बताया गया है। जिस क्वेश्चन को हो सके अलग दिमाग से है ना, ऑप्शन के मदद से कुछ जल्दीबाजी में कुछ नया तरीका से बनेगा वो भी आपको समझाया गया। बार बार देखिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अगला वीडियो में हम लोग सेक्शन बी, सेक्शन सी और सेक्शन डी का क्वेश्चन देखने वाले। तब तक के लिए धन्यवाद।